नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसों, बिजनेस और उन कहानियों की जो देश की इकोनॉमी को हिला देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के उस मर्जर की जिसने सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि हर आम यूजर और रेस्तरां मालिक तक को हिला दिया है। क्या ये मर्जर फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा? क्या इससे ज़ोमैटो का मोनोपोली बढ़ेगा? और क्या इससे ग्राहकों और डिलीवरी पार्टनर्स को नुकसान होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखें। ब्लिंकिट, जिसे पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, भारत की तेजी से बढ़ती क्विक डिलीवरी मार्केट का बड़ा नाम बन गया है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जब दो युवाओं अलबिंदर धिंडसा और सौरभ कुमार ने इसे मिलकर शुरू किया। शुरुआती दिनों में ग्रोफर्स का मॉडल था ग्राहकों को उनके नजदीकी दुकानदारों से ग्रोसरी घर बैठे मंगवाने की सुविधा देना। लेकिन समय के साथ इसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे लोकल दुकानों से टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाना या क्वालिटी को लेकर शिकायतें। इसके बाद कंपनी ने खुद के वेयरहाउस बनाए और डिलीवरी प्रोसेस को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत में क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में डिलीवरी की होड़ शुरू हुई। स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसे ब्रांड तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी माहौल में ग्रोफर्स ने भी खुद को नया रूप दिया और अपना नाम बदलकर ब्लिंकिट रख लिया। ब्लिंकिट का उद्देश्य था पलक झपकते ही सामान आपके घर तक पहुंचाना। इसके लिए कंपनी ने छोटे छोटे डार्क स्टोर खोले जो शहरों में जगह जगह मौजूद होते थे और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए काम में लाए जाते थे। इस तरह डिलीवरी टाइम कम हुआ और यूजर्स को कुछ ही मिनटों में जरूरत का सामान मिलने लगा। लोगों को यह सुविधा पसंद आई और ब्लिंकिट तेजी से लोकप्रिय होने लगा। इस पूरे बदलाव ने ज़ोमैटो का ध्यान आकर्षित किया। ज़ोमैटो, जो खुद फूड डिलीवरी में बड़ा खिलाड़ी था, वह इस नए मॉडल का हिस्सा बनना चाहता था। पहले ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट में निवेश किया और फिर 2022 में ज़ोमैटो ने इसे पूरी तरह से खरीद लिया। इस डील की कीमत लगभग 4,447 करोड़ रुपए थी। यह मर्जर ज़ोमैटो के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह खुद को सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं रखना चाहता था। ब्लिंकिट की मदद से ज़ोमैटो अब क्विक ग्रोसरी और अन्य ज़रूरतों को भी कवर करने लगा। वहीं ब्लिंकिट को मिला ज़ोमैटो का मजबूत लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और यूजर बेस, जिससे वह और तेजी से ग्रो करने लगा। हालांकि इस तेज डिलीवरी मॉडल को लेकर आलोचना भी हुई। क्या 10 मिनट में डिलीवरी पार्टनर की सुरक्षा से समझौता नहीं है? लेकिन ब्लिंकिट ने AI और स्मार्ट प्लानिंग का इस्तेमाल करके डिलीवरी टाइम कम किया, न कि डिलीवरी बॉय को तेज भगाकर। इस तरह ब्लिंकिट की कहानी एक आम स्टार्टअप से लेकर एक लीडिंग क्विक कॉमर्स ब्रांड तक की है, और ज़ोमैटो के साथ इसका मर्जर भारत के ई-कॉमर्स को एक नई दिशा में ले गया है। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर के बाद भारत की फूड और ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। ज़ोमैटो, जो पहले सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप के रूप में जाना जाता था, अब उसने अपनी पहचान को क्विक कॉमर्स सेक्टर तक फैला दिया। ब्लिंकिट की ताकत और ज़ोमैटो के नेटवर्क के साथ अब कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई जहां आप खाना ही नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में दूध, ब्रेड, सब्जी, बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी मंगवा सकते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ज़ोमैटो को अपने रेगुलर यूजर्स को और ज्यादा सर्विस देने के रूप में मिला। जब लोग ज़ोमैटो पर फूड ऑर्डर करते हैं, तो उसी ऐप पर अब उन्हें ब्लिंकिट के जरिए जरूरत की चीजें भी मिल रही हैं। इससे ग्राहक ज़ोमैटो पर ज्यादा समय बिता रहे हैं और कंपनी की डेली एक्टिव यूजर ग्रोथ भी बढ़ रही है। लेकिन यह कहानी सिर्फ फायदे की नहीं है। मर्जर के बाद ज़ोमैटो पर फाइनेंशियल दबाव भी बढ़ा।
ब्लिंकिट, जो अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, उसके खर्च को ज़ोमैटो को वहन करना पड़ा। डार्क स्टोर ऑपरेशन, स्टाफिंग और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना बहुत महंगा पड़ रहा था। शेयर मार्केट में भी इस मर्जर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ निवेशकों ने कहा कि ज़ोमैटो अपने कोर बिजनेस से भटक रहा है, जबकि कुछ ने इसे एक विजनरी स्टेप माना। यूजर्स की ओर से देखा जाए तो उन्हें इस मर्जर का काफी फायदा हुआ। पहले जहां उन्हें ग्रोसरी के लिए दूसरे ऐप पर जाना पड़ता था, अब उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलने लगा। इससे न सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ, बल्कि कंपनी को भी लॉयल कस्टमर बेस तैयार करने में मदद मिली। स्विग्गी, जो पहले से ही इंस्टामार्ट के जरिए इस बाजार में मजबूत था, उसे अब ज़ोमैटो, ब्लिंकिट के कॉम्बो से सीधी टक्कर मिलने लगी। दोनों कंपनियां डिस्काउंट्स, डिलीवरी टाइम और प्रोडक्ट वैरायटी के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने लगीं। एक समय पर लगता था कि क्विक कॉमर्स सिर्फ महानगरों तक सीमित रहेगा, लेकिन अब ये छोटे शहरों तक भी पहुंचने लगा है। मर्जर के बाद ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स की संख्या में भी तेजी आई और ज़ोमैटो ने अपने रेस्तरां पार्टनर्स को भी ब्लिंकिट से जोड़ना शुरू किया। इससे लोकल रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों को भी नए ऑर्डर मिलने लगे। एक तरफ जहां डिजिटल इकोनॉमी को बल मिला, वहीं छोटे व्यवसायों को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। हालांकि इसके साथ ही एक सवाल भी उठता है, क्या ये क्विक कॉमर्स मॉडल लंबे समय तक टिकेगा? क्या कंपनियां इसे मुनाफे में बदल पाएंगी या ये सिर्फ कैश बर्न करके कस्टमर बसा रही हैं? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर ने सिर्फ ग्राहकों और कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक नई होड़ की शुरुआत कर दी। खासकर जब भारत जैसे देश में ऑनलाइन डिलीवरी का बाजार तेजी से बढ़ रहा हो, तब ऐसा कदम पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। पहले जहां केवल खाना ऑर्डर करने वाले ऐप्स की बात होती थी, अब एक ही प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में दूध, ब्रेड, दाल, साबुन जैसी चीजें भी मंगवाई जा रही हैं। यह बदलाव यूजर्स की आदतों को भी धीरे धीरे बदल रहा है। मर्जर के बाद सबसे बड़ी चुनौती और प्रतिस्पर्धा स्विगी और उसकी इंस्टामार्ट सर्विस से सामने आई। स्विगी पहले से क्विक कॉमर्स मार्केट में स्थापित हो चुकी थी और उनके पास अपना अलग यूजर बेस था। लेकिन अब ज़ोमैटो, ब्लिंकिट के गठबंधन ने इसे सीधी टक्कर देना शुरू कर दिया। दोनों कंपनियों ने डिस्काउंट्स, एक्सप्रेस डिलीवरी और पहले ऑर्डर पर फ्री जैसी स्कीमें लॉन्च की, जिससे ग्राहकों को भरपूर फायदा हुआ, लेकिन कंपनियों के ऊपर कैश बर्न का दबाव भी बढ़ा। मार्केट रिसर्च एजेंसियों की माने तो भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट 2025 तक 50,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। ज़ोमैटो इस संभावित ग्रोथ में से एक बड़ा हिस्सा चाहता है और ब्लिंकिट के जरिए उसे उस दिशा में बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत में लॉजिस्टिक्स, ट्रैफिक, डिलीवरी स्टाफ की उपलब्धता जैसी चुनौतियां भी हैं, जो इस मॉडल को स्केलेबल बनाने में रुकावट बन सकती हैं। एक और रोचक बात यह रही कि मर्जर के बाद ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में जारी रखा। यह रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि ब्लिंकिट के पुराने यूजर्स को ब्रांड शिफ्ट का झटका न लगे। ज़ोमैटो ने अपने मेन ऐप में ब्लिंकिट का इंटीग्रेशन तो किया, लेकिन दोनों को अलग पहचान देने की कोशिश की गई। इससे यूजर कन्फ्यूजन कम हुआ और ब्रांड वैल्यू दोनों की बनी रही। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ोमैटो का यह कदम भविष्य की एक बड़ी रणनीति है, ऑल इन वन ऐप मॉडल की तरफ बढ़ने का। चीन की कंपनियों जैसे मेक्यूअन और भारत में टाटा नू इसी तरह के सुपर ऐप्स बना रहे हैं। ज़ोमैटो भी फूड, ग्रोसरी, लाइव ट्रैकिंग, पेमेंट्स जैसी सर्विसेज एक ही ऐप में लाकर यूजर रिटेंशन और एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही ज़ोमैटो ने टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना शुरू कर दिया,
एआई बेस्ड रिकमेंडेशन, ऑर्डर प्रेडिक्शन और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे फीचर्स अब उनके प्लेटफॉर्म पर दिखने लगे। ब्लिंकिट की टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया गया ताकि डिलीवरी टाइम और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में सुधार हो सके। इससे ग्राहकों को न सिर्फ तेज सेवा मिली, बल्कि कंपनी को भी डाटा एनालिटिक्स के जरिए नई मार्केट स्ट्रैटेजी तैयार करने में मदद मिली। लेकिन इस मर्जर ने एक खतरे की घंटी भी बजाई। छोटे किराना स्टोर और लोकल सप्लायर्स पर इसका क्या असर होगा? ब्लिंकिट जैसे ऐप्स तेजी से ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं, जिससे पारंपरिक दुकानों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। हालांकि ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने कई लोकल स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने का दावा किया है, लेकिन यह बदलाव पूरे रिटेल इकोसिस्टम में हलचल ला रहा है। इस तरह ज़ोमैटो ब्लिंकिट मर्जर सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक मोड़ था जिसने भारतीय फूड और ग्रोसरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से नया आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर के बाद कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव देखा गया। पहले जहां ज़ोमैटो सिर्फ फूड डिलीवरी पर केंद्रित था, अब उसने क्विक कॉमर्स में गहराई से कदम रखा है। ब्लिंकिट की मदद से अब कंपनी सिर्फ खाना नहीं, बल्कि किराना, दवाइयां और दूसरे जरूरी सामानों को भी 10 से 15 मिनट में ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। इस मर्जर के बाद ज़ोमैटो की योजना सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि वह टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अपना दायरा बढ़ा रही है। ब्लिंकिट की तकनीक और वेयरहाउस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ज़ोमैटो ग्राहकों तक तेजी से सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी का फोकस लॉन्ग टर्म में सुपर ऐप बनने पर है, एक ऐसा ऐप जहां खाने से लेकर ग्रोसरी और दूसरे सामान भी ऑर्डर किए जा सकें। ज़ोमैटो ने अपनी टेक्नोलॉजी में भी निवेश किया है। अब ऐप यूजर के व्यवहार को समझकर उनके पसंदीदा व्यंजन, पिछले ऑर्डर और समय के आधार पर सुझाव देता है। वहीं ब्लिंकिट भी लोकेशन बेस्ड सुझाव और डिलीवरी टाइम की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे ग्राहक का अनुभव बेहतर होता है। कंपनी यह मानती है कि फास्ट डिलीवरी के साथ साथ यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाना भी जरूरी है। कंपनी ने अपने डिलीवरी स्टाफ के लिए भी कई बदलाव किए हैं। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग, इंसेंटिव और बीमा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे तेजी और भरोसे के साथ डिलीवरी कर सकें। इससे न केवल सर्विस क्वालिटी में सुधार हुआ है, बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स की संतुष्टि भी बढ़ी है। अब बात करें चुनौती की, तो मार्केट में ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेज़न फ्रेश जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। लेकिन ज़ोमैटो का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू, डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक विश्वास उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या यह रणनीति लंबे समय तक कामयाब होती है या नहीं। सरकार द्वारा क्विक डिलीवरी क्षेत्र पर नियम बनाने की संभावना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे डिलीवरी टाइम लिमिट, डेटा प्राइवेसी और डिलीवरी स्टाफ की सुरक्षा जैसे पहलू कंपनी की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ज़ोमैटो और ब्लिंकिट इस मर्जर को अपनी नई उड़ान के तौर पर देख रहे हैं, जहां उनका लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो हर जरूरत के लिए एक ही जगह समाधान दे सके। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उपभोक्ताओं और रेस्टोरेंट्स का रिएक्शन। शुरुआत में ग्राहकों के मन में भ्रम था कि कहीं इस मर्जर के बाद सेवाओं की गुणवत्ता पर असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों ने देखा कि ज़ोमैटो से ऑर्डर करने के साथ साथ उन्हें ग्रोसरी और अन्य सामान भी ब्लिंकिट के जरिए तुरंत मिलने लगा, तो विश्वास और बढ़ा। ग्राहकों को अब 2 अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रही। एक ही ज़ोमैटो प्लेटफॉर्म पर उन्हें खाना, किराना और दूसरे जरूरी सामान मिलने लगे। इससे न सिर्फ समय की बचत हुई, बल्कि ऐप का इस्तेमाल करना भी ज्यादा सुविधाजनक हो गया।
इसके अलावा कंपनी ने कूपन और कैशबैक ऑफर्स के जरिए यूजर्स को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे नए ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा हुआ। दूसरी ओर कई रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने चिंता जाहिर की कि कहीं ब्लिंकिट की प्रायोरिटी बढ़ने से फूड ऑर्डर सर्विस प्रभावित न हो जाए। लेकिन ज़ोमैटो ने स्पष्ट किया कि दोनों बिजनेस यूनिट्स अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के साथ काम करती रहेंगी। इससे रेस्टोरेंट्स को भरोसा मिला कि उनका बिजनेस प्रभावित नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स के लिए ज़ोमैटो ने डेटा एनालिटिक्स टूल्स को और मजबूत किया, जिससे वे यह जान सकें कि कौन से डिश ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, किस समय पर ऑर्डर ज्यादा आते हैं और ग्राहक किन इलाकों से ज्यादा आते हैं। इससे रेस्टोरेंट्स को अपनी रणनीति तय करने में मदद मिली। कई छोटे व्यापारियों और लोकल किराना दुकानों ने भी ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उन्हें अपना सामान तेजी से ऑनलाइन बेचने का अवसर मिला। इससे लोकल इकॉनमी को भी बूस्ट मिला, जो कि कंपनी के लिए एक सकारात्मक सामाजिक पहलू भी रहा। हालांकि कुछ ग्राहकों को यह भी लगा कि ज़ोमैटो का फोकस फूड से हटकर ग्रोसरी की ओर ज्यादा हो गया है। इसके कारण कुछ यूजर्स को ऐप में शुरुआती समय में नेविगेशन में दिक्कतें हुईं। लेकिन कंपनी ने जल्दी ही अपडेट्स के जरिए इस समस्या को दूर किया। कुल मिलाकर ग्राहकों और रेस्टोरेंट पार्टनर्स की प्रतिक्रिया मिश्रित रही, कुछ सुधार की उम्मीद के साथ और कुछ सुविधा को सराहते हुए। लेकिन यह बात तो तय है कि मर्जर के बाद ग्राहक अनुभव को नए आयाम मिले और ज़ोमैटो अपने वन स्टॉप ऐप के विजन की ओर तेजी से बढ़ता नजर आया। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर का प्रभाव सिर्फ ग्राहकों और बिजनेस ऑपरेशंस तक सीमित नहीं रहा, इसका बड़ा असर भारतीय स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स पर भी पड़ा। जब ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट के साथ अपने मर्जर की घोषणा की, तो शुरुआती कुछ हफ्तों में ज़ोमैटो के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। इसका मुख्य कारण था निवेशकों का भ्रम और आशंका, क्योंकि ब्लिंकिट एक लॉस मेकिंग यूनिट रही थी और निवेशकों को डर था कि इस मर्जर से ज़ोमैटो की बैलेंस शीट पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि ज़ोमैटो के मैनेजमेंट ने लगातार निवेशकों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह मर्जर सिर्फ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसका लक्ष्य भारत में क्विक कॉमर्स मार्केट में ज़ोमैटो की स्थिति को मजबूत करना है। इस स्पष्टीकरण के बाद धीरे धीरे निवेशकों का रुख सकारात्मक हुआ। कंपनी के सीईओ ने कई इंटरव्यू में इस बात को दोहराया कि ब्लिंकिट का फुलफिलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ोमैटो की लॉजिस्टिक कैपेसिटी के साथ मिलकर लागत को घटाएगा और ऑपरेशन को और कुशल बनाएगा। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी इस मर्जर को भारत के डिजिटल कॉमर्स स्पेस में एक बड़ा कदम बताया। उनका मानना था कि ज़ोमैटो जैसे प्लेयर्स, जो सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित थे, अब वे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण था ब्लिंकिट का हाइपर लोकल नेटवर्क, जिससे ग्रोसरी और अन्य डेली नीड प्रोडक्ट्स मात्र 10 से 20 मिनट में ग्राहकों तक पहुंचने लगे। इसी दौरान ज़ोमैटो ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें मर्जर की लॉजिक, लॉन्ग टर्म गेन और संभावित लाभ की पूरी डिटेल दी गई। इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी और छोटे निवेशकों को भी भरोसा हुआ कि ज़ोमैटो जल्द ही ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। एक दिलचस्प ट्रेंड यह भी देखा गया कि मर्जर के बाद कई नए निवेशकों ने ज़ोमैटो में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, खासतौर पर वे जो फिनटेक और क्विक डिलीवरी सेक्टर में निवेश करना चाहते थे। इससे ज़ोमैटो के शेयर धीरे धीरे रिकवर होने लगे और कुछ महीनों में कंपनी के मार्केट कैप में उल्लेखनीय सुधार हुआ। लेकिन इस मर्जर को लेकर कुछ क्रिटिक्स की भी राय थी कि ज़ोमैटो को अपने कोर बिजनेस यानी फूड डिलीवरी पर ही ध्यान देना चाहिए था। उनका मानना था कि क्विक ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट अभी इतना परिपक्व नहीं है और इसमें कंपटीशन बहुत तेज है, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट आदि। इसलिए यह कदम एक रिस्क भी हो सकता है।
बावजूद इसके शेयर बाजार में ज़ोमैटो के परफॉर्मेंस ने यह साबित किया कि सही कम्युनिकेशन, मजबूत रणनीति और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई भी कंपनी मर्जर जैसे बड़े फैसले को सफलता में बदल सकती है। और यही हुआ ज़ोमैटो ब्लिंकिट मर्जर के साथ। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर के बाद भारतीय डिलीवरी और ई कॉमर्स सेक्टर में व्यापक बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले कंपनी ने अपने कस्टमर इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया। अब ज़ोमैटो ऐप पर ही ब्लिंकिट की ग्रॉसरी डिलीवरी का विकल्प उपलब्ध कराया गया, जिससे यूजर्स को फूड और ग्रॉसरी दोनों के लिए अलग अलग ऐप्स का उपयोग नहीं करना पड़ा। इससे यूजर एंगेजमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और दोनों ब्रांड्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैफिक मिला। दूसरी तरफ कंपनी ने अपने ऑपरेशन हब्स को इंटीग्रेट करना शुरू किया, यानी ज़ोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स अब ब्लिंकिट के डिलीवरी में भी भाग लेने लगे। इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च घटा और राइडर का पर डे ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ा, जिससे उन्हें बेहतर इनकम भी मिलने लगी। वहीं ज़ोमैटो ने यह सुनिश्चित किया कि डिलीवरी टाइम को कम करने के लिए मेट्रो सिटीज में डार्क स्टोर्स, जहां से क्विक ग्रॉसरी डिलीवरी होती है, की संख्या बढ़ाई जाए। इससे ब्लिंकिट की 10 मिनट डिलीवरी की टैगलाइन और भी असरदार हो गई। लेकिन जैसे ही ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की संयुक्त ताकत से बाजार में हलचल मची, उनके प्रतिद्वंदियों ने भी जवाबी रणनीतियां अपनानी शुरू कर दी। स्विगी ने इंस्टामार्ट को और आक्रामक बनाया और ज़ेप्टो ने नए शहरों में विस्तार की घोषणा की। बिग बास्केट ने अपने क्विक डिलीवरी मॉडल बीबी नाउ को तेजी से स्केल करना शुरू कर दिया। इस प्रतिस्पर्धा के कारण कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट और तेज सेवाएं मिलने लगीं, लेकिन कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक चुनौती बनी रही। ज़ोमैटो ब्लिंकिट के इस एकीकरण के बाद क्विक डिलीवरी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड उभरा, जिसे हाइपरलोकल कंसोलिडेशन कहा गया, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर फूड, ग्रॉसरी, फार्मा और अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध कराना। इस ट्रेंड के पीछे तर्क था कि कस्टमर एक ही ऐप पर सारी जरूरतें पूरी कर सके। इससे ऐप यूसेज टाइम बढ़ा और ब्रांड लॉयल्टी मजबूत हुई। इस मर्जर के बाद ज़ोमैटो ने कस्टमर सर्विस को भी अपग्रेड किया। अब एक ही सपोर्ट सिस्टम से फूड और ग्रॉसरी दोनों की क्वेरीज सुलझाई जाने लगीं, जिससे कस्टमर संतुष्टि में सुधार हुआ। साथ ही कंपनी ने बेस्ट रूट ऑप्टिमाइजेशन और प्रेडिक्टिव डिमांड एनालिसिस जैसे तकनीकी उपायों को अपनाया, जिससे स्टॉकआउट और डिले की समस्या कम हुई। हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में डिलीवरी टाइम बढ़ने की शिकायतें आईं और राइडर्स की वर्किंग कंडीशंस को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ विवाद भी उभरे। लेकिन ज़ोमैटो ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए अपनी राइडर पॉलिसी में बदलाव किए और इंक्लूसिव वर्कफोर्स को बढ़ावा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस मर्जर ने भारत के युवाओं को नए स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित किया। फूडटेक और क्विक डिलीवरी के क्षेत्र में अब नए इनोवेटिव आइडियाज सामने आने लगे, जो ज़ोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की सफलता से प्रोत्साहित थे। निवेशकों ने भी इस क्षेत्र को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और फंडिंग में सुधार हुआ। इस प्रकार ज़ोमैटो ब्लिंकिट मर्जर न केवल दो कंपनियों का मिलन था, बल्कि यह भारतीय ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक नया युग साबित हुआ, जिसमें तकनीक, स्पीड और कस्टमर एक्सपीरियंस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर जितना व्यापारिक और तकनीकी दृष्टि से बड़ा कदम था, उतना ही यह सामाजिक, कानूनी और निवेशकों के नजरिए से भी चर्चित बन गया। मर्जर की घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में हलचल मच गई। ज़ोमैटो के शेयर की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक दो वर्गों में बंट गए, एक तरफ वे लोग जो इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के रूप में देख रहे थे और दूसरी तरफ वे जो ब्लिंकिट के लगातार घाटे को लेकर चिंतित थे। कुछ विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि ज़ोमैटो ने एक ऐसी कंपनी में निवेश क्यों किया जो अब तक प्रॉफिट में नहीं थी। ब्लिंकिट की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आईं,
जहां उसके लॉस बढ़ते दिख रहे थे। लेकिन जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक स्टेटमेंट में साफ कहा कि मर्जर लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है और फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की जाएगी। कानूनी मोर्चे पर भी यह मर्जर चर्चा में रहा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने इस मर्जर को लेकर विस्तृत जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे उपभोक्ताओं पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े और बाजार में एकाधिकार मोनोपोली जैसी स्थिति न बने। जांच के बाद सीसीआई ने मर्जर को हरी झंडी दी, लेकिन जोमैटो को कुछ कंडीशंस के साथ अपनी प्राइसिंग पॉलिसी पारदर्शी रखने को कहा गया। सामाजिक दृष्टि से इस मर्जर का प्रभाव बहुत दिलचस्प रहा। एक ओर जहां लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने लगा, यानी एक ही ऐप से खाना और ग्रोसरी, वहीं कुछ वर्गों में चिंता जताई गई कि इससे छोटे लोकल दुकानदारों का नुकसान हो सकता है। कई ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया कि इस तरह की क्विक डिलीवरी सेवाएं पारंपरिक किराना स्टोर्स को खत्म कर सकती हैं। जवाब में जोमैटो और ब्लिंकिट ने CSR प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनमें लोकल स्टोर्स को ऑनलाइन लाने की योजनाएं बनाई गईं। डिलीवरी बॉयज की स्थिति को लेकर भी बहस छिड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव में राइडर्स को ओवरटाइम और खतरनाक रूट्स से गुजरना पड़ता है। ब्लिंकिट और जोमैटो दोनों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी डिलीवरी पर फोर्स नहीं है और सेफ्टी पॉलिसी को अपडेट किया गया है। साथ ही राइडर्स को इंश्योरेंस, इंसेंटिव और गारंटीड बेस पे देने का ऐलान किया गया। निवेशकों की ओर से वीसी फर्म्स जैसे सेक्वोया, टाइगर ग्लोबल और टेमासेक ने इस मर्जर को सकारात्मक बताया और फूड ग्रोसरी सेक्टर के फ्यूचर में रुचि दिखाई। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी उछाल आया और कई नए इनोवेशन ड्रिवन डिलीवरी स्टार्टअप्स शुरू हुए। यूजर्स के अनुभवों में मिक्स्ड रिएक्शन दिखा। एक तरफ जहां शहरों में रहने वाले युवाओं ने इस सुविधा को हाथों हाथ लिया, वहीं टियर 2 और टियर 3 शहरों में अब भी इस तरह की सेवाओं की पहुंच सीमित रही। हालांकि जोमैटो ने विस्तार की योजना बनाई और छोटे शहरों में भी ग्रोसरी सर्विसेज का ट्रायल शुरू किया। जोमैटो ब्लिंकिट मर्जर के बाद एक बात स्पष्ट हुई, भारतीय कंज्यूमर अब तेजी से बदल रही डिजिटल दुनिया को स्वीकार कर रहा है। लोग अब अपनी सभी जरूरतों को एक ही ऐप पर पाना चाहते हैं। इससे न केवल तकनीक में निवेश बढ़ा, बल्कि ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर में नई संभावनाएं भी खुली। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि बड़े मर्जर्स केवल व्यापार तक सीमित नहीं होते, वे सामाजिक, कानूनी और व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। आने वाले समय में यह मर्जर एक केस स्टडी के रूप में देखा जाएगा। जोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर न सिर्फ एक कॉरपोरेट डील था, बल्कि यह भारत के डिलीवरी इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक मोड़ की तरह देखा गया। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि इस मर्जर का भविष्य क्या हो सकता है, इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यह भारत की लाखों की आबादी के डेली लाइफ को किस तरह प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले बात करें भविष्य की, तो जोमैटो और ब्लिंकिट दोनों ही टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियां हैं जो डेटा, AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अपनी डिलीवरी स्पीड, यूजर अनुभव और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर बना रही हैं। आने वाले समय में ये कंपनियां प्रेडिक्टिव डिलीवरी मॉडल पर काम कर सकती हैं, जहां आपके ऑर्डर करने से पहले ही आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स आपके नज़दीकी हब पर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा जोमैटो के पास रेस्टोरेंट डेटा का जो भंडार है और ब्लिंकिट के पास ग्रोसरी डेटा, इन दोनों के मेल से एक ऐसा सुपर ऐप बन सकता है जो सिर्फ खाना या ग्रोसरी नहीं, बल्कि फुल हाइपरलोकल सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन इस भविष्य की राह बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है प्रॉफिटेबिलिटी। अब तक ब्लिंकिट लगातार घाटे में रही है और जोमैटो भी बहुत जल्द कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकी है।
इस वजह से निवेशकों का दबाव है कि कंपनी ऑपरेशनल खर्च घटाए, डिलीवरी टाइम से समझौता किए बिना। इसके लिए ज़ोमैटो को टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना पड़ेगा। ड्रोन डिलीवरी, माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर और ऑटोमेटेड वेयरहाउस जैसी सुविधाएं अपनानी होंगी। दूसरी चुनौती है कंपटीशन। Amazon फ्रेश, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जियोमार्ट जैसी कंपनियां पहले से ही मार्केट में हैं और इनकी पकड़ कुछ इलाकों में ज़ोमैटो, ब्लिंकिट से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में सिर्फ सुविधा देना काफी नहीं है। अब यूजर एक्सपीरियंस, सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट जरूरी बन गया है। कंपनी को ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएं देना शुरू करना पड़ेगा, जहां लॉजिस्टिक्स की समस्या अब भी बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती है नीतिगत हस्तक्षेप, पॉलिसी इंटरवेंशंस। सरकार ने कुछ नए कानून प्रस्तावित किए हैं, जिनमें डिलीवरी बॉयज के लिए समय और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर सख्ती की बात कही गई है। यदि ये नियम लागू होते हैं तो क्विक डिलीवरी मॉडल की लागत और बढ़ सकती है। अब बात करें इस मर्जर के भारत की डिलीवरी इंडस्ट्री पर पड़े प्रभाव की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कदम से एक नई स्पर्धा की शुरुआत हुई है। छोटे स्टार्टअप्स भी अब तेजी से इनोवेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। अब 15 मिनट में ग्रोसरी और खाना मिलना एक सुविधा नहीं, बल्कि आदत बनती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू है डेटा प्राइवेसी और डिजिटल निर्भरता। अब जब लोग एक ही ऐप से अपनी डेली लाइफ की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो कंपनी के पास लाखों उपभोक्ताओं की जीवन शैली, खर्च और पसंद से जुड़े डेटा इकट्ठा हो रहे हैं। इस डेटा का सही उपयोग हो तो बेहतर, लेकिन अगर गलती से भी दुरुपयोग हुआ तो यह कंपनी की साख पर बुरा असर डाल सकता है। अंततः ज़ोमैटो और ब्लिंकिट का यह मर्जर भारत की डिलीवरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने में सक्षम है, लेकिन यह दिशा सही होगी या नहीं, यह समय, टेक्नोलॉजी, नीति और कंपनी की नैतिकता तय करेगी। उपभोक्ताओं की भूमिका भी उतनी ही अहम है। हमें खुद तय करना है कि हम क्या चुनते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अब देखना यह है कि वे उड़ान भर पाते हैं या तेज हवाओं में खुद को संभाल नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के मर्जर की, एक ऐसा फैसला जिसने भारत की डिलीवरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह मर्जर कस्टमर के लिए वरदान साबित होगा या इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस डील से किसे ज्यादा फायदा होगा, कस्टमर, कंपनी या कंपटीशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस और करंट अफेयर्स पर बनी इंसाइटफुल वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सीखते रहिए।